26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की आज 16वीं बरसी है। सीएम धामी ने इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया, नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले में असमय काल कवलित हुए नागरिकों और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपका अदम्य साहस और बलिदान हम सभी को राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के प्रति सदा प्रेरित करता रहेगा। तो 26/11 की 16वीं बरसी है आज। मुंबई आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान यानी कि अपने प्राण तक न्योछावर कर देने वाले भारत के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट किया, ये पोस्ट किया और इस तरह से अपनी भावनाएं जाहिर की। आज संविधान दिवस है। देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत पीएम मोदी ने ही साल 2015 में की थी और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बीजेपी ने जो सम्मान दिया है वो किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, चुनाव के समय जो लोग हाथ में संविधान लेकर चुनाव प्रचार करते नजर आते थे, उन्होंने हमेशा संविधान को तोड़ने मरोड़ने का ही काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। मैं बाबा साहब अंबेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो इस संविधान के निर्माता हैं। पूरे देश में आज संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। ये दिन संविधान के महत्व को याद दिलाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जा रहा है। ये दिन हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है। ये दिन हमें संविधान के महत्व को समझाने का दिन है, समझाने का ये मौका मिलता है आज के दिन। वहीं संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज भारत का संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संसद ने, जो आज़ाद भारत की संसद थी, उसने इसको अंगीकृत किया, स्वीकृति दी और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान, इसके बारे में कुछ कहना या कुछ पूछना, ये कुछ बात अच्छी नहीं लगती। हमारा संविधान एक पवित्र पुस्तक है जिससे देश चल रहा है। समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी व्यवस्थाएं हैं जो संविधान ने हमें दी हैं, जिसके सहारे पर चलकर देश आज तरक्की पर आगे बढ़ रहा है। तो संविधान को, जो उसका प्रेमबल है, जो उसकी अवधारणा है, जो उसके उद्देश्य हैं, उनको जानना हर एक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है और जिसे हम कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत का संविधान दिवस।
वहीं 20 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत खैरीकला में पंचायत भवन का निर्माण किया गया। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस भवन को जनता को समर्पित किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल कहते नजर आए, ये भवन अनोखे डिजाइन से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में शायद ही कोई दूसरा ऐसा पंचायत भवन होगा। भवन निर्माण के बाद क्षेत्र की जनता को पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई समस्याओं से निजात मिलने जा रही है। इस पंचायत भवन में स्थानीय अधिकारी मौजूद रहेंगे जो क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। पंचायत भवन निर्माण के दौरान से ही चर्चाओं में रहा है। भवन की दीवारों पर बने भगवान श्री राम, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के चित्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल ने कहा, प्रधान बनने के बाद उनका एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र की जनता का विकास करना ही है। अब देख रहा हूँ कितना भव्य पंचायत भवन बनके यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल जी ने किया है। बहुत बढ़िया ये भवन बनाया, खूबसूरती इसकी देखिए। और जिस प्रकार से इस भवन के अंदर भी अच्छा दिख रहा है और बाहर से भी भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, भगवान भैरव, भगवान श्री राम, इस चित्र को भी उकेरा है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का शायद ये इस प्रकार का पहला भवन होगा। और ये वो ग्राम सभा है कि जहाँ पे इन्होंने अनेकों विकास भी किए, तो स्वाभाविक रूप से और विकास वहाँ पे हो तो मेरा भी मन रहता है कि मैं वहाँ पे अपना जो मेरी सोच है वो मैं यहाँ पूरी करूँ। और आपको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे ग्राम प्रधान जितने भी थे उन सब ने कहा जी हमारी ग्राम सभा में माननीय विधायक जी या मंत्री जी की तरफ से बहुत काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपनी खैरीकला की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से इन 5 वर्षों में मुझे विकास कार्य करने का और अपने गांव का विकास करने का अवसर मिला। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जब प्रधान बना था तो मैं एक सोच के साथ बना था कि मुझे सिर्फ नाम के लिए प्रधान नहीं बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। गांव में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उन सब समस्याओं के साथ साथ एक जो हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पंचायत भवन की, जिसके लिए हम दूसरे गांव पर निर्भर रहते थे पंचायत भवन के लिए। तो मैंने कहा यार पंचायत भवन बनाना है, और वो पंचायत भवन मुझे ऐसा बनाना था जो भारत में ना हो। उत्तराखंड तो मतलब एक छोटा राज्य, मतलब एक छोटी बात हो गई। मेरी सोच ये थी कि मुझे पूरे ऐसा बनाना जो भारत में ना हो, और मैंने भरसक प्रयास किया उसके लिए, और वो उसका परिणाम आपके सामने। वहीं देहरादून चिड़ियाघर की शान बढ़ाने के लिए लाए गए 2 रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ अब आमजन भी सुन पाएंगे। राजधानी देहरादून स्थित चिड़ियाघर में वन मंत्री सुबोध उनियाल और उत्तराखंड वन विभाग के आला अधिकारियों ने टाइगर बाड़े का शुभारंभ किया। अब देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे पर्यटक यहाँ के चिड़ियाघर में बाघों को देख सकेंगे, इसका लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल ढेला रेस्क्यू सेंटर में एक साथ 12 बाघ होने की वजह से वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण कुछ बाघों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा देहरादून चिड़ियाघर में बीते 2.5 सालों से इसके लिए तैयारियां चल रही थी, कार्य किए जा रहे थे। इसी के बाद फैसला लिया गया कि 2 बाघों को यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया जाए, जिसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुमति मिली। अनुमति प्राप्त होने के बाद चिड़ियाघर में टाइगर के दर्शन अब किए जा सकेंगे। शुभारंभ के बाद मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, देहरादून चिड़ियाघर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसमें ये एक बेहतर कदम है। आगे भी चिड़ियाघर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्य किए जाएंगे। उसकी जो नियम है उसके साथ इस बाड़े का हमने निर्माण किया, और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था, और ये धनी वांगर गोलापार हल्द्वानी तराई 23 फरवरी को उसको लाया गया था। उसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का, और उसको धनगढ़ी सरदुनी रेंज से 16 फरवरी 23 को लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले, और अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद बकायदा आज इनका हमने लोकार्पण कर दिया कि जनता को देखने के लिए इस बारे में, और इससे जो टाइगर प्रेमी लोग यदि इसे लाभान्वित होंगे, और इससे इस जू को भी बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। वहीं उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में अपनी 3 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा।
कार्यकाल के दौरान रही प्राथमिकताएं इनके बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा उनके 3 साल के कार्यकाल की अवधि में बाल अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने, बच्चों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। इस दिशा में गंभीरता से काम किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और बाल श्रम जैसे मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया। टोटल शिकायतें 950 हुई, जिसमें से 600 का निस्तारण हुआ, 350 अभी क्रियाशील है। जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप्स हैं वो 11 कर दी, 2 अभी प्रस्तावित हैं। जो हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एक्ट वाइज करी है स्टेट लेवल पे वो 5 है, और RTE की एक प्रस्तावित है दिसंबर माह में। इसी PCR के द्वारा के क्रम में 5 हमें निर्देश मिला था, और उन 5 में हमने 100% परफॉर्मेंस करके उसे दिया है। एक नेशनल वर्कशॉप हमने करी, जो कि मेरे कार्यकाल में इकलौता राज्य एक राजस्थान था जिन्होंने नेशनल लेवल वर्कशॉप करी थी, और उसके बाद एक उत्तराखंड ने नेशनल लेवल। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और दून विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से 19वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन दून विश्वविद्यालय में 28 से 30 नवंबर तक होगा। यूकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इस साल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन की थीम उत्तराखंड के संदर्भ में जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। ये थीम हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थायी संसाधन प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रगति के एकीकरण पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये 19वां है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य में होता है, और किसी भी राज्य के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण हैं उसके डेवलपमेंट के हिसाब से। और वर्तमान युग में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस नॉलेज स्टेट की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। तो ये 19वें का आयोजन 28 तारीख से 30 तारीख तक किया जा रहा है नवंबर में, और 28 तारीख को 3 से 5 बजे तक ये इसका इनॉग्रेशन का सेशन है, जो सिलक्यारा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है उस विजय अभियान को समर्पित है, रेजिलियंस और लीडरशिप को समर्पित है, और जितने उससे लोग जुड़े रहे हैं, संस्थाएं उससे जुड़ा हुआ है। इस वर्ष का जो थीम है, जो पूरा का पूरा एक थीम पे चलता है, वो है वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जो हमारी जल संपदा है। और इसमें जो हमारा जो 28 तारीख का है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय महामहिम राज्यपाल जी को आमंत्रित किया गया। उत्तराखंड में नए डीजीपी के रूप में 1995 बैच के IPS अधिकारी दीपम सेठ ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने से पहले दीपम सेठ ने उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभाला। पद संभालने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में अपराध को कम करना, ड्रग फ्री अभियान में तेजी लाना और सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों की सुरक्षा सबसे अहम है। तो इसलिए इस समय ऐसे सक्षम और प्रोफेशनल फोर्स जो हमारी उत्तराखंड पुलिस की है, उसका नेतृत्व करने का जो एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय। वही सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के स्थायी श्रमिकों ने सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी श्रमिकों को अपना समर्थन दिया।
इस दौरान स्थायी श्रमिक मोहित पांडे कहते नजर आए, सेंचुरी मैनेजमेंट के साथ जो एग्रीमेंट फरवरी में किया जाना था वो आज नवंबर महीने में भी नहीं हो पाया। ऐसे में श्रमिकों में असंतोष पनपता जा रहा है। सेंचुरी प्रबंधन और यूनियनों के मिलीभगत से श्रमिकों का लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ इन तमाम लोगों ने एकत्रित होकर कुछ इस अंदाज में आवाज उठाई। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या करके खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी के साथ रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है उन्हें कोई भी मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जांच जारी है। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने कहा, राजीव अरोड़ा वो दिल्ली से अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचा था। हालांकि वो मूल रूप से हरिद्वार के आर्यनगर ज्वालापुर के ही रहने वाले हैं। अब उन्होंने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, किस परिस्थिति में उठाया, इसकी जांच जारी है। आज रानीपुर थाना क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक बंद बड़े मकान में आज शाम के समय जो उनके किराएदारों द्वारा ये जब सूचना आई थी कि नीचे दरवाज़ा बंद करके उनको फायर की आवाज़ सुनाई दी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर आई तो यहाँ पर 3 लोग मृत पाए गए थे, जिसमें जो एक मृतक है राजीव अरोड़ा जिसकी उम्र करीब 60 साल है, उसके साथ ही उसकी वाइफ सुनीता अरोड़ा और उनकी जो सास है, ये तीनों लोग मृतक हैं। यहाँ पर जो प्रथम दृष्टि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारने के बाद और एक बेसबॉल बल्ले को यूज़ करने के बाद ये इन्होंने यहाँ पर आत्महत्या करी है। प्रथम दृष्टया जो है जो मृतक है राजीव अरोड़ा द्वारा ऐसा ये एक यहाँ पे टेनेंट रहते हैं, टेनेंट के द्वारा सूचना दी गई कि जो नीचे इनके मकान मालिक का रूम है वो खुल नहीं रहा है। इस सूचना पे जब पुलिस यहाँ पे आई और दरवाजा को खोला गया तो उसमें 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। 2 महिला थे और एक पुरुष। जो प्रथम दृष्टया जांच की गई तो उसमें संभवतः ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति द्वारा 2 महिलाओं का मर्डर करने के बाद स्वयं को पिस्टल से गोली मार के सुसाइड किया गया है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। जब इनके रिलेटिव्स आएंगे तभी जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। परिजनों के मुताबिक महिला घर में अकेली थी, लहूलुहान पड़ी थी। आनन फानन में महिला को सिविल अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के जेवर भी गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। दिन में लगभग 12 साढ़े 12 बजे एक मेमो प्राप्त हुआ था जिसमें हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया था कि एक महिला का शव लाया गया है, जिसमें चोटें ऐसी नहीं प्रतीत होती हैं कि गिरने से मृत्यु हुई हो, तथा काफ़ी चोटें महिला के शरीर पर थी। इसमें पुलिस के द्वारा जाकर देखा गया तो घटना संदिग्ध प्रतीत होती है तथा इसमें प्रतीत होता है कि महिला की हत्या की गई है। और भैया मेरे पास दुकान के पास गए भागे हुए। मेरी दुकान मच्छी मोहल्ले चौक पे सब्जी की दुकान है छोटी सी, और वो आवाज़ मार रहे थे कि इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को, इंदर भाई बचा ले अपनी भाभी को। मैंने क्या हो गया भाई? कहना तेरी भाभी के चोट लगी, खून निकल रहा उनके बहुत। तो मैंने कहा चल, मैं जब ये दुकान छोड़ गए उसके साथ चला आया और मैंने भैया को कहा, मैंने भाई तू इस गली में चल। और मैं जमा डॉक्टर के पास को होके आ रहा तो मैं जमा डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने सर मेरी भाभी की चोट लगी, आप किसी तरह घर पे चलो 2 मिनट के लिए और देख लीजिए आप। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया वो होश में है या बेहोश में है। मैंने सर मैं घर नहीं गया उनके, और आप मेरे साथ चलो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो उनके लड़के ने कहा ऐसा है भाई, हम नहीं जा सकते और तुम इन्हें जो है आप सिविल हॉस्पिटल ले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में वहाँ दिखा दो भाई, और बस वही करेंगे ट्रीटमेंट जो भी। वहीं देहरादून में शादी की पगड़ी बांधने को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि कुछ लोगों ने वहां पर तलवारें निकाल ली। विवाद की वजह केवल मोलभाव बताया जा रहा है। तलवारों से हुए हमले में 2 युवक जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया।
वहीं इंद्रमणि बड़ौनी चौक के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लेकर प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के साथ परिवहन विभाग ने भी जांच शुरू कर दी। जांच में देहरादून से आए आरटीओ देहरादून शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मौके का मुआयना किया। मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा गया। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की गई। इस घटना के बारे में सारी जानकारी उनसे ली गई है, जिसमें यूकेडी के नेता समेत 3 लोगों की मौत हुई। आधा दर्जन से ज्यादा कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हमारी परिवहन विभाग की और अन्य संस्थाएं जो हैं, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है, इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं न हो।